Hello students, welcome to this coaching commerce classes. In the previous lecture, we have discussed about Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. Today, we are going to start here Newton's third law of motion. फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में हम लोग ने देखा था फोर्स के बारे में और फोर्स के इफेक्ट्स. ओके, फर्स्ट लॉ में हम लोग ने देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. कब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करने वाला, जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं. सेकेंड लॉ में हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं सो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है. सो वहां पे हम लोग ने फोर्स के फॉर्मूलेस डिराइव किए थे. ओके, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? F is equal to m into a, and as we learned in Newton's first law that first law is also known as the law of inertia. ओके, वहां पे inertia का मेन रोल था. सेकेंड लॉ में हम लोग ने देखा मोमेंटम का मेन रोल था. Okay, so rate of change of momentum is directly proportional to force. इस second law of motion का यहाँ पे statement था F is equal to dp by dt. Okay, but in third law हम लोग again force के ऊपर discuss करने वाले हैं. Okay, so force जब लगाते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर so उस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होता है. ओके, so जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, ओके, सो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर भी होगा. वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, कंसीडर ओके these two objects. ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग को देखना है. न्यूटन्स थर्ड लॉ में यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि नेचर में फोर्स कभी भी अलोन एक्ट नहीं होता. मींस क्या? फोर्स कभी भी सिंगल एक्ट नहीं होता. सिंगल फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं होता. फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट होते हैं. ओके, कैसे पेयर में हो देखते हैं. अब कंसीडर दिस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. अब कंसीडर करना है जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट से इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन another object also applies force on the object. Okay, but यहाँ पे कंडीशन है, ए वाला फोर्स अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो फिर जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि अगर हम लोग कोई भी फोर्स लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा. ओके, अगर हम लोग एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ये हम लोग को देखना है. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब अगर इस फिगर में देखें तो कंसीडर जो ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये फोर्स लगा रहा है F1. ओके, जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है फोर्स लगा रहा है F2. जब फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सेकंड वाला ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा. डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट. इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ऐसा दिखा है. ओके, सो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है जो F1 है ये क्या है? एक्शन. जो F2 है वो क्या है? रिएक्शन. ओके, सो यहां से कंक्लूड करना है हम लोग स्टेटमेंट दैट एवरी एक्शन फोर्स has equal and opposite reaction force. Okay, so statement यहाँ पे लिखते हैं हम लोग every action has equal and opposite reaction. So this is the statement of Newton's third law, that is every action has equal and opposite reaction. जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन. सो उसके रिवर्स में, ठीक है, उसके अपोजिट में ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसी के वजह से कोई भी चीजें मूव करती है. अगर कंसीडर करते हैं हमारे बेसिक्स जो हम लोग वॉक करते हैं. ओके, सो जब हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं.
सो अर्थ सरफेस क्या करता है, हम हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम लोग वॉक करते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब हम लोग अपने बैट को स्विंग करते हैं, ओके, जब बॉल हमारी तरफ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बैट को स्विंग करते हैं। सो जब बॉल को स्ट्राइक होने से पहले, ओके, जब बॉल हमारे बैट से स्ट्राइक होता है, उसके बिफोर हमारे बैट की स्पीड ज्यादा होती है, ओके, कंपैरिजन टू दी जब बॉल स्ट्राइक हो जाएगा, जब बॉल बैट से निकल जाएगा, सो उसके कंपैरिजन में जो पहले जब स्ट्राइक नहीं हुआ रहता है, सो हमारे बैट की जो स्पीड है ज्यादा रहती है, ओके, कंपैरिजन टू दी जब बॉल स्ट्राइक हो जाएगा, जब बॉल वहां पे बाउंस बैक हो जाएगा, तब उसके बाद हमारे बैट की स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा हम लोग ने अपने बैट के थ्रू बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, सो वैसे ही बॉल भी हमारे बैट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। लॉन्चिंग और ऑफ रॉकेट क्या करता है, फ्यूल्स को बर्न करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। व्हीकल ड्राइव होते हैं, ओके, सो व्हीकल के अंदर भी साइलेंसर जो है, साइलेंसर के थ्रू पार्टिकल्स निकलते हैं, मींस क्या, वहां पे जो मोटर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सो जो पार्टिकल्स है वो कार को अपवर्ड मींस क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिसके थ्रू कार वहां पे मोशन परफॉर्म करता है, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर करें जंपिंग का, जब हम लोग जंप करते हैं फ्लोर के ऊपर, ओके, सो अगर कंसीडर दिस इज आवर लेग्स, ओके, ये हमारे पांव है। सो जब हम लोग जंप करते हैं तो कैसे डायरेक्टली जंप करते हैं, या एक पांव से जब हम लोग एक पांव को जब हम लोग मारेंगे जमीन पे, तो क्या हम लोग जंप कर लेंगे? नो, जंप करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, दोनों पांव बेंड करने पड़ते हैं, फिर हम लोग जंप कर सकते हैं, ओके। ऐसा हम लोग जंप करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम लोग अभी स्ट्रेट है, फिर अपने पांव को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, जिसके थ्रू हम लोग ऊपर की तरफ जंप करते हैं, ओके। सो जंप करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले अर्थ के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। जब हम लोग अपने पांव को बेंड करते हैं, इसका मतलब क्या, अब हम लोग अर्थ के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं, ओके। जब हम लोग अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएंगे, सो अर्थ भी क्या करेगा, हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसके थ्रू हम लोग ऊपर की तरफ जंप होंगे। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में हम लोग ने वहां पे फॉर्मूलाज देखे थे, ओके। सो बट थर्ड लॉ में फॉर्मूला नहीं है। थर्ड लॉ में हम लोग को बस स्टेटमेंट देखना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आफ्टर दैट थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अब यहां पे देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, सेफ, ओके, मींस क्या, वो सेफ रह जाना चाहिए। क्या सेफ रह जाना चाहिए, मोमेंटम। सो मोमेंटम को एक बार डिफाइन करते हैं। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का सिंबल हम लोग किससे दिखाते थे, मोमेंटम के सिंबल को P, ओके, फॉर्मूला क्या था, P is equal to mv। so we learned the two definition of momentum, that momentum is the product of mass and velocity। दूसरा डेफिनेशन क्या था मोमेंटम का, यहाँ पे amount of motion contained in a body, ओके। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन कंटेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वहां पे क्या होता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड nor be destroyed, okay, so energy can neither be created nor be destroyed, but we can transfer, okay, we can transfer energy into from one form to another form। इसका मतलब क्या, एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। जब वाटर फ्लो करता रहता है, वाटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है, फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर में आती है। सो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन में जाती है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में जाती है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में, ओके। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी
व्हीकल में फिर से चली जाएगी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे जो मींस एनर्जी के साथ हो रहा है वो ना ही क्रिएट हो रहा है एनर्जी, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस एनर्जी का वहां पे क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पे देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसा कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जब कोई भी दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, सो मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। मींस क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। यही क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मींस क्या, मोमेंटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, बस एक ट्रांसफर होता है। वहां पे हम लोग ने क्या बोला था, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो मोमेंटम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस केस में मोमेंटम को अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग ऐसा समझते हैं, again we are considering here two objects, this is first and this is second. So अब मोमेंटम के केस में हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे कोलिजन। ओके, कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, मींस क्या, टकराते हैं। सो वहीं पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग देखने वाले हैं। सो जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, सो अगर कंसीडर करो दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये रेस्ट में है, तो फिर अगर ये आएगा और मोशन में हो करके, मींस क्या, ट्रेवल करते हुए आएगा और इससे कोलाइड होगा, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस होगा। अभी रेस्ट में तो क्या परफॉर्म करने लगेगा, मोशन परफॉर्म करने लगेगा। मींस क्या, अभी जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है मोशन में आ जाएगा। कब मोशन में आ जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को समझना है, जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, जो उसके लिए स्ट्राइकर होते हैं कैरम बोर्ड में, जब हम स्ट्राइकर को वहां पे प्रेस करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जब स्ट्राइकर कॉइन से स्ट्राइक होता है, ओके, सो स्ट्राइकर की स्पीड स्लो हो जाती है और कॉइन में स्पीड आ जाती है। मींस क्या, पहले रेस्ट में रहता है, अब वो वहां पे मोशन में आ जाता है। किस चीज की वजह से, जब कोई ट्रक या कोई व्हीकल वॉल से स्ट्राइक होता है, मींस क्या, कोलाइड होता है, सो वॉल गिर जाती है और ट्रक के ऊपर भी काफी वहां पे डैमेजेस आ जाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, वॉल क्यों गिर जाता है, पहले तो रेस्ट में रहता है, फिर गिर क्यों जाता है, ओके, फॉल डाउन क्यों हो जाता है वहां पे। सो ये सब चीजें को कौन बताता है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अब हम लोग को यहाँ पे समझना है, जब हम लोग ने स्ट्राइकर को स्ट्राइक किया, ओके, जब वो कॉइन्स को जा करके वहां पे स्ट्राइक करता है, सो कॉइन पहले रेस्ट में रहता है, फिर मोशन में आ जाता है। बट अगर हम लोग स्ट्राइकर की तरफ देखें, सो स्ट्राइकर की पहले स्पीड ज्यादा थी, वेलोसिटी ज्यादा थी, अब उसकी वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ओके, फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है और कॉइन्स मूव करने लगते हैं। सो यहाँ पे क्या हम लोग को कंक्लूड करना है कि जो मोमेंटम है बिफोर कोलाइडिंग इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे देखना है कि मोमेंटम कैसे सेम रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम के बारे में हम लोग ने देखा है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मींस क्या, मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मींस क्या, वो ऑब्जेक्ट हैवी है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है, ओके, कंपैरिजन टू द हैवी ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग को बताना है कि दोनों भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, ओके, सो हम लोग को वहां पे किसमें चेंज करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट हैवी है वो स्लो स्पीड से मूव करेगा और जो ऑब्जेक्ट लाइट वेट है वो मोर स्पीड से, मींस क्या, ज्यादा स्पीड से मूव करने वाला है। ओके, किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे मोमेंटम सेम है। तो वैसे हम लोग केस इसके जो प्रीवियस वाले लेक्चर में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ने देखा था। सो वहां पे दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पुश करें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑफ 5 kg एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ऑफ 50 kg। ओके, सो 5 kg को जब हम लोग पुश करेंगे उसी सेम फोर्स से, सो उसके अंदर वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा कंपैरिजन टू द 50 kg। 50 kg को जब हम लोग पुश करेंगे तो स्लो स्पीड से मूव करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में भी हम लोग वहां पे फोर्स सेम लगा रहे हैं। ओके, सो जो 50 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्पीड को अक्वायर नहीं कर पा रहा है। जो 5 kg वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास कंपैरिजन टू द 50 kg कम है, इसीलिए वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा।
क्यों? क्योंकि सेम फोर्स लगा रहे हैं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी सेम रहेगा। सो वही चीजें हम लोग को यहाँ पे देखना है। जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा, ओके, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। सो इससे क्या कंक्लूड करना है कि जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, मोमेंटम बिफोर collision is equal to the momentum after collision. Okay, so momentum before collision is equal to the momentum after collision. ये सब कब होंगे? when two object collide. ओके, सो यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। वहां पे 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लोग इसी स्टेटमेंट को देख करके इसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा होता क्यों। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मींस क्या? total momentum before collision is equal to the total momentum after collision of two objects. So यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मोमेंटम कैसे सेम रहने वाले हैं। So उसके लिए स्टेटमेंट को यहाँ पे रफ करते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे सेम रहने वाले हैं। जैसा हम लोग ने देखा यहाँ पे कि अगर ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ओके, सो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? जितना फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट लगाएगा, ओके। बट जो सेकेंड वाला जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को देखना है। सो F इज इक्वल टू माइनस F अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड आफ्टर दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ F, दैट इज ma, ओके, इज इक्वल टू माइनस F का क्या हो जाएगा? माइनस ma। बट ये जो फोर्स लगा रहा है, ओके, सो इसका जो m है, ओके, वो डिफरेंट होगा। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट and also mass of this object will also be different, and if then as we are looking here that acceleration इसमें भी डिफरेंस होगा, acceleration इसमें भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? F और F जो है यहाँ पे इसको F1 करेंगे, इसको F2 करेंगे, ओके। जो M है इसको M1 करेंगे, A को A1 करेंगे। यहाँ पे F2 है तो M को M2 करेंगे, A को A2 करेंगे, because these two objects are different, so mass as well as the expression produced in both of the object will be different. So अब यहाँ पे as we know A का फॉर्मूला क्या होता है? A is equal to v minus u by t, means क्या? A is the change in velocity, rate of change of velocity या change in velocity divided by time, okay. So A1 के प्लेस से हम लोग क्या लिख सकते हैं? v1 minus u1 by t. So इसको ब्रैकेट में लिखते हैं v1 minus u1 by t and m2 into a2 minus m2, a2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? v2 minus u2 divided by t. आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? मींस क्या? ब्रैकेट को ओपन कर देना है। जो नीचे का t है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे जो t है इट विल कैंसल, ओके। सो m1 v1 minus m1 u1, okay, is equal to minus m2 v2, okay, a minus minus plus m2 u2, okay. So अब जो माइनस वाला टर्म है ये वाला, इसको उधर लेके जाते हैं और ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर लेके आते हैं। So m1 v1, अभी माइनस m2 v2 है, इस साइड आएगा तो प्लस m2 v2 इस इक्वल टू माइनस m1 u1 है, उस साइड गया तो प्लस m1 u1 और एक m2 u2, okay. This is the law of this is the means क्या? यहाँ पे स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल फॉर्म में, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सो यहाँ पे दिस इज
दिस इज फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम मींस क्या है, यहाँ पे देखो v1 दिया है, v2 दिया है, सो टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंट फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, सो हम लोग ने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ में, इनिशियल मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते थे, mu, ओके, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, और फाइनल मोमेंटम क्या था, mv, ओके। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, m1 v1 मींस क्या, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज m2 v2 मींस क्या, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, ये क्या है, m1 e1 मींस क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके। सो यहाँ पे दोनों का सम किया गया मींस क्या, टोटल। सो यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे दैट टोटल फाइनल मोमेंटम, ओके, टोटल फाइनल मोमेंटम is equal to the टोटल हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ओके, दोनों भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो रही है इसलिए टोटल लिख रहे हैं। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम, बट अब यहाँ पे कंडीशन है कि जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा, एक कब मींस क्या, कब है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो वहां पे कंडीशन है टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम, तब होगा जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ओके। सो तभी ये जो कंडीशन है यहाँ पे फुलफिल होंगे। सो एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होता है तो वहां पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर हम लोग कोलाइड वाले फोर्स को छोड़ दें, ओके, कोलिजन को छोड़ दें, तो वहां पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, यस। कौन से एक्सटर्नल फोर्स है, फर्स्ट वन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या करेगा, पुल करेगा, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए, आफ्टर दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स एक्ट होंगे। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ओके, सो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो वहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, सो एज वी नो एयर क्या करेंगे, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। सो ये दोनों भी फोर्सेस जब नेग्लेक्ट होंगे, सो तभी ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग इसको यूज कर सकेंगे, ओके। सो एज इन जनरल अगर क्वेश्चन आया कि ये जो स्टेटमेंट है द टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, सो अर्थ पे वैलिड हो पाएगा, यस। अर्थ पे कब वैलिड होगा, जब हम लोग एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड का मीन क्या, वहां पे ये सब रेजिस्टेंस नहीं होंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा, ओके, एंड ड्रैग फोर्स नहीं होंगे, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होंगे, सो वहां पे कंडीशन हेल्ड होंगे। सो ये कंडीशन कहाँ पे हेल्ड होने वाले हैं, जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, ओके। सो ग्रेविटी कहाँ नहीं है, स्पेस में, ओके। स्पेस में जब हम लोग जाएंगे वहां पे ग्रेविटी नहीं है, एयर नहीं है, सरफेस अगर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सो ये जितने भी फोर्सेस है ये सब क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, सो तब वहां पे एक कंडीशन फुलफिल होंगे। अपने अर्थ पे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं वहां पे भी कंडीशन फुलफिल होते हैं, बट वहां पे रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, ओके। सो रेजिस्टेंस की वजह से जो वैल्यू है वो थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं, मींस क्या, टोटल फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज लेस देन द टोटल इनिशियल मोमेंटम, बिकॉज जब हम लोग स्ट्राइक होंगे सो वहां पे और भी एनर्जीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, मींस क्या, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड होगा सो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर वो मेटल है तो, ओके, एंड ड्रैग फोर्स आ जाएंगे और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स आ जाएंगे, सो ये सब फोर्सेस आ जाएंगे जिसकी वजह से जो वैल्यू है फाइनल मोमेंटम का वो इनिशियल मोमेंटम से कम होगा, मींस के इनिशियल मोमेंटम वहां पे ग्रेटर होगा, बट अगर स्पेस में कंसीडर करें तो ये वैलिड होगा, पूरी अच्छी तरीके से वैलिड होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स, ओके। ये लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है। अब यहां से हम लोग को ये समझना, स्टेटमेंट हम लोग ने देखा, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हम लोग ने क्या देखा था, वहां पे
द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखें हम द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, सो जो उनका जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, कब नहीं चेंज होगा? उन लोग आपस में एक दूसरे से कोलाइड होंगे और कोई बाहर से फोर्स ना उसके ऊपर एक्ट करे, तो तब उसके अंदर उन दोनों भी ऑब्जेक्ट में टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला है। ये चीज हम लोग को याद रखना है। फिर उसके बाद थर्ड जो सेम है इसके जैसा, when two objects are colliding, okay, so the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। ये थर्ड स्टेटमेंट है। सो ये तीनों भी स्टेटमेंट हम लोग को याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस जब आएगा लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो वहां पे हम लोग को ये तीन में से दो स्टेटमेंट लिखने हैं और उसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। जो हम लोग ने वहां पे स्टेटमेंट बोला कि दैट total final momentum is equal to the total initial momentum when two objects are colliding। so ऐसा ही हम इसकी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये डिपेंड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं और सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ पे भी कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग बात करें गन, ओके, जब गन बुलेट को फायर करती है, सो बुलेट क्या होती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ओके, एज वी नो। बट हम लोग ने गन के ऊपर कभी उतना कंसंट्रेशन नहीं किया। जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें हम लोग, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, बिकॉज गन भी रेस्ट में था और वो बुलेट भी रेस्ट में थी। सो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। ओके, बट एज वी नो बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम आ गया उसके अंदर, अब जीरो कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में भी हम लोग को चाहिए, क्योंकि वो जो मोमेंटम है उसके अंदर वो प्लस पी है। ओके, जो बुलेट के अंदर मोमेंटम है वो प्लस पी है। हम लोग को नेगेटिव मोमेंटम भी चाहिए, तो नेगेटिव मोमेंटम किस में आएगा? बुलेट में आएगा। इसका मतलब क्या? जब बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो गन पीछे की तरफ आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल। ओके, जब गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है आफ्टर फायरिंग द बुलेट, सो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉइल, रिकॉइल ऑफ गन। सो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जब बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो गन पीछे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सो बुलेट भी क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से जो बुलेट का जो स्पीड है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। मींस क्या, जो बुलेट है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं कॉइन के ऊपर, ओके, जब स्ट्राइकर कॉइन से स्ट्राइक होता है, सो कॉइन के अंदर मोमेंटम आ जाता है, कॉइन पहले रेस्ट में था फिर मूव करने लगता है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है? अगर मोमेंटम की बात करें, तो जो स्ट्राइकर के अंदर जो मोमेंटम है वो चला जाता है कॉइन के अंदर। ओके, जैसा हम लोगों ने नोटिस किया रहेगा, जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं, ओके, अगर हम लोग सिर्फ स्ट्राइकर को मारेंगे, अगर किसी भी कॉइन से स्ट्राइक नहीं होगा, ओके, तो स्ट्राइकर जल्दी रेस्ट में आ जाएगा। बट जब स्ट्राइकर स्ट्राइक होता है कोई किसी भी कॉइन से, सो कॉइन जल्दी रेस्ट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन टू द स्ट्राइकर कॉइन का जो वेट है, मास है, वो कम है। ओके, मास जो है कॉइन का कम है, जिसकी वजह से वो ज्यादा वहां पे मोशन परफॉर्म करता है। मींस क्या, उसके अंदर वेलोसिटी भी ज्यादा आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने मोमेंटम का तो देखा, मोमेंटम सेम रहेगा, जितना मोमेंटम स्ट्राइकर में था उतना मोमेंटम कॉइन में भी आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो वहां पे कैसे एक्ट हो रहा है? अगर हम लोग ने स्ट्राइकर को स्ट्राइक किया, ओके, कॉइन के ऊपर, सो जब वो स्ट्राइकर कॉइन को स्ट्राइक करेगा, सो कॉइन भी क्या करेगा, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। उसी के वजह से, ओके, कॉइन ने भी क्या किया, स्ट्राइकर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जिसके वजह से, ओके, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्राइकर की जो स्पीड है धीरे धीरे डिक्रीज जाती है एंड फाइनली स्ट्राइकर गेट्स कम इनटू द रेस्ट। ओके, एक ही होता है यहाँ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एक्ट करे, मोमेंटम की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक्ट हो रहा है। सो हियर वी कंप्लीटेड अबाउट we completed the topic law of conservation of momentum. Okay, by this topic here we have completed this chapter, that is first chapter. Okay, so इसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो न्यूमेरिकल्स हम लोग ने डिस्कस किए थे।
अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ भी डिफिकल्टी आता है या किसी भी टॉपिक में इफ यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टीज सो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।